हेलो बच्चों पार्टी। दिस इज अर्चना राठी। कैसे हैं मेरे सारे प्यारे प्यारे से जमूरे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग ऑल। कैसे हो सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। चलिए, तो आज कोशिश करेंगे इस चैप्टर को खत्म करने की, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, जहां पर हमारे आई थिंक 2 जेनेटिक डिसऑर्डर्स बचे हैं और हमारा बचा है पेडिग्री एनालिसिस। तो सारे लोग रेडी हैं? पिछली क्लास में हमने डिस्कस किए थे अलग अलग तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स। मैंने आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर समझाए, मैंने आपको समझाए थैलेसीमिया क्या होता है, सिकल सेल अनीमिया क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया को, राइट? तो यही 2 डिसऑर्डर्स बचे हैं ना बेटा? आई थिंक बाकी हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक बार बताएंगे आप? एक बार बताएंगे आप? हाँ जी। स्लाइड नहीं आ रही बे? स्लाइड तुम्हारी मैडम भूल जाया करती हैं। दिमाग काम नहीं कर रहा, काम कर रहा मेरा। स्लाइड मैप चलाना क्यों भूल जाती हूँ मैं? आ जाएगी बेटा स्लाइड, अभी 2 मिनट दो। कैंडी पॉइंट। व्हाट्सएप खुला हुआ था। आई होप आपको किसी का नंबर नहीं देखा हो, व्हाट्सएप खुला हुआ था। किसी को परेशान मत करना यार, ठीक है? चलिए, तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में आज डिस्कस करेंगे कलर ब्लाइंडनेस और अभी दिखाई दे रही होगी स्लाइड में, आप दिख रहा है? दिख रहा है? चलो, तो आ जाओ बेटा, फट से डिस्कस करते हैं। पहले कलर ब्लाइंडनेस और फिर हीमोफीलिया। तो अभी हम क्या डिस्कस करने वाले, क्या रह गया था हमारा? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स बच गए थे, है ना? बाकी सारे डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स में हमारे बचे हैं 2, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। चलिए, अब ये दोनों के दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि इन दोनों, ये जो दोनों बीमारियां हैं, ये कैसे होती हैं? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कोई जीन है जो रिसेसिव हो जाती है, चुप हो जाती है, प्रोटीन बनाना बंद कर देती है। उसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया की बीमारी होती है। यानी कि कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया की बीमारी एक्स क्रोमोसोम पर बैठे रिसेसिव जीन की वजह से होती है। इसीलिए हम इन दोनों को कहते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स। और यहां पर ये बात मैं आपको समझा चुकी हूं। ये मैंने कहा आपको समझाया था जब मैंने आपको मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट समझाया था कि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाते हैं। जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाते हैं। याद है बेटा, समझाया था कि जो मदर है वो अपना एक्स क्रोमोसोम, बेटे में एक्स क्रोमोसोम हमेशा मां से आता है, और बेटी में जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो एक फादर से आता है, एक मदर से आता है। यानी कि बाप जो है वो अपना एक्स क्रोमोसोम, बाप अपना एक्स क्रोमोसोम हमेशा अपनी बेटी को देता है, और मां अपना एक एक्स क्रोमोसोम अपने बेटे को देता है। तो ये ऑपोजिट जेंडर से होते हुए फैलते हैं। जो एक्स लिंक्ड ट्रेट्स होते हैं, जो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं, ये ऑपोजिट जेंडर से होते हुए आगे जनरेशंस में जाते हैं। इस तरह के इनहेरिटेंस को हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। मैं आपको पहले समझा चुकी हूं। लेकिन वाई क्रोमोसोम सिर्फ बेटे से बाप में जाता है, फिर उसके जनरेशन में तो ये मेल टू मेल मूव करता है।
एक्स क्रोमोसोम तो ऑपोजिट जेंडर्स में जाता है, बाप अपना एक्स क्रोमोसोम हमेशा अपनी बेटी को देता है, कभी भी बेटे को नहीं देता। तो एक्स क्रोमोसोम्स ऑपोजिट जेंडर्स से होते हुए जाते हैं, तो वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस फॉलो करते हैं। लेकिन जो वाई क्रोमोसोम है वो तो हमेशा मेल टू मेल ट्रांसफर करेगा, तो वो स्ट्रेट इनहेरिटेंस फॉलो करता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही कॉमन है कि ये दोनों ही बीमारियां फीमेल्स में कम कॉमन क्यों हैं और ये मेल्स में ज्यादा कॉमन क्यों हैं। एनसीईआरटी में एक डेटा दिया हुआ है, मैं वो आपको बता देती हूं कि जो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं, दीज आर मोर कॉमन इन मेल्स। ये ज्यादा कॉमन मेल्स में होते हैं, और कितना परसेंट दे रखा है, 8% चांसेस होते हैं। एक पॉपुलेशन में, अगर मैं एक पॉपुलेशन की बात करूं, तो एक पॉपुलेशन में 8% चांसेस होते हैं कि मेल्स बीमार हो, उन्हें कलर ब्लाइंडनेस हो या हीमोफीलिया हो। तो ये डेटा जो दे रखा है, ये डेटा एनसीईआरटी में कलर ब्लाइंडनेस के लिए दे रखा है कि कलर ब्लाइंडनेस ज्यादा कॉमन होती है मेल्स में, और उसके चांसेस कितने होते हैं, 8%। लेकिन वहीं ये लेस कॉमन होती है फीमेल्स में। दिस इज लेस कॉमन इन फीमेल्स। फीमेल्स में ये लेस कॉमन क्यों होती है, बिकॉज इट जस्ट हैज 0.4% चांसेस। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का डेटा है, तो आपको याद रखना है बेटा कि किसी भी पॉपुलेशन में जो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी जिनकी जीन एक्स क्रोमोसोम पर बैठी होती है, वो सारी ही बीमारियां पॉपुलेशन में मेल्स में ज्यादा देखने को मिलती हैं, फीमेल्स में कम देखने को मिलती हैं। कलर ब्लाइंडनेस का डेटा एनसीईआरटी में दे रखा है कि 8% चांसेस होते हैं किसी भी पॉपुलेशन में, यानी कि अगर कोई पॉपुलेशन है तो उसके 8% फीमेल्स में चांसेस हो सकते हैं कि उन्हें कलर ब्लाइंडनेस हो, लेकिन फीमेल्स में वही चांसेस घटकर मात्र 0.4% रह जाते हैं। तो इसका कारण पूछा जाता है, ऐसा क्यों है कि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं वो ज्यादा मेल्स में कॉमन होते हैं। ये बोर्ड में भी आपका पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो आ जाइए देखते हैं इसका क्या रीजन है। रीजन ऑफ एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, रीजन ऑफ X-linked disorders being more common in males. मेल्स में ज्यादा कॉमन होने का क्या कारण होता है, तो ध्यान से समझिए बेटा। जो मेल्स होते हैं उनके पास एक्स क्रोमोसोम केवल एक ही होता है, तो मेल्स में बीमारी करने के लिए केवल एक ही रिसेसिव जीन की कॉपी बहुत है। लेकिन फीमेल्स में दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो फीमेल में अगर हमें रिसेसिव एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर करना है तो वहां पर दो कॉपी चाहिए होंगी रिसेसिव जीन की। फीमेल्स में जब तक एक साथ रिसेसिव जीन की दो कॉपीज नहीं होंगी तब तक बीमारी नहीं होगी, और मेल्स में एक ही कॉपी बहुत है, तो इसीलिए मेल्स में ज्यादा कॉमन होते हैं, क्योंकि वहां एक ही कॉपी बहुत है, दो कॉपी का इंतजार नहीं करना पड़ता, एक ही कॉपी बहुत है क्योंकि उनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है। सो यहां पे रीजन में आप ये लिख सकते हैं, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कि मेल्स में ये ज्यादा कॉमन इसलिए हैं बिकॉज मेल्स हैव ओनली 1X क्रोमोसोम। मेल्स के पास केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एंड ओनली
one recessive copy is enough to cause the disease. ठीक है, लेकिन फीमेल्स हैव 2x क्रोमोसोम्स। जहां पे 2 recessive copies are needed to cause the disease. Are needed to cause the disease. ठीक है, क्लियर? तो इसीलिए अगर कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी करनी है या हीमोफीलिया की बीमारी करनी है तो फीमेल्स में वो तब जाकर होगी जब 2 रिसेसिव कॉपी एक साथ होंगी दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पर। और लेकिन मेल्स में क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है तो वहां पे एक ही रिसेसिव कॉपी अगर आ जाए तो वही बीमारी कर लेती है। इसीलिए पॉपुलेशन में ज्यादा चांसेस होते हैं कलर ब्लाइंड होने के मेल्स के रादर देन फीमेल्स। तो ये क्वेश्चन काफी कॉमन है। क्लियर है बेटा? और ये इसका रीजन बनता है। क्या सबने ये लिख लिया है? चलिए फिर आगे चलते हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस को और फिर हम डिस्कस करेंगे हीमोफीलिया को। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं है कि आदमी की दुनिया बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है, उसे रंग दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। मतलब मैम इसका मतलब है बेटा कि ये रेड कलर को ठीक से नहीं देख पाते हैं और ग्रीन कलर को नहीं देख पाते। आप जानते हैं रेड ग्रीन और ब्लू ये प्राइमरी कलर्स होते हैं और इन्हीं से मिलकर इन्हीं को मिक्स एंड मैच कर कर अलग अलग तरह के रंग जो है बनते हैं। तो रेड कलर को ठीक से नहीं पहचान पाते, ग्रीन कलर को ठीक से नहीं पहचान पाते और वो सारे रंग जो रेड और ग्रीन कलर के मिक्स मैच से बनते हैं उनको ठीक से नहीं पहचान पाते। तो ऐसा नहीं कि दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट है, बस कुछ रंगों को ठीक से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते, इसको हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। मैम ये होती कैसे है? आप सब जानते हैं कि हमारी आंखों में, इतना तो आप जानते होंगे 12वीं क्लास के बच्चे हैं, हमारी आंखों में 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक रॉड सेल्स होते हैं और एक कोन सेल्स होते हैं। रॉड सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट परसीव करने के लिए। लाइट, जो हमारी आंखें लाइट देख पाती हैं वो रॉड सेल्स की वजह से देख पाती हैं, लेकिन जो कोन सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर रिसीव करने के लिए। जो हमें रंग दिखाई देते हैं अलग अलग तरह के, वो कोन सेल्स की वजह से दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोन सेल्स में कुछ पिगमेंट्स होते हैं, वो पिगमेंट्स की वजह से हम कलर के सिग्नल को परसीव करते हैं और कलर हम देख पाते हैं। तो जब एक्स क्रोमोसोम पर बैठी वो जीन रिसेसिव हो जाती है तो पिगमेंट नहीं बनते और पिगमेंट ना बनने की वजह से हमारे कोन सेल्स जो हैं वो रेड और ग्रीन कलर को परसीव नहीं कर पाते, उन्हें महसूस नहीं कर पाते, उनके बीच में अंतर नहीं बना पाते। राइट? तो यहां पर जो पिगमेंट्स बनता है, जो पिगमेंट्स होते हैं कोन सेल्स में, क्या करने के लिए? फॉर कलर परसेप्शन, फॉर कलर परसेप्शन, कलर को परसीव करने के लिए जो कोन सेल्स होते हैं उसमें पिगमेंट्स जो हैं नहीं बनते, नॉट फॉर्म्ड। कलर परसेप्शन कौन से कलर की हम बात कर रहे हैं? हम रेड ग्रीन कलर की बात कर रहे हैं। तो हमारे कोन सेल्स में रेड और ग्रीन कलर को पकड़ने के लिए, उनके सिग्नल को पकड़ने के लिए जो पिगमेंट जरूरी होते हैं कोन सेल्स में वो नहीं बनते हैं। तो हमें इसीलिए
जो रेड और ग्रीन कलर है कलर ब्लाइंडनेस वाले लोगों को दिखाई नहीं देता है। चलिए ठीक है मैम, इतनी बात समझ में आई। अब कलर ब्लाइंडनेस क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को फॉलो करेगा। वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स है, वो मेल्स में ज्यादा कॉमन है, फीमेल्स में कम है। मेल्स में 8% चांसेस होते हैं, फीमेल्स में 0.4% चांसेस होते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। कलर ब्लाइंडनेस में अगर हम मेल्स की बात करें और फीमेल्स की बात करें तो मेल्स में कलर ब्लाइंडनेस, ये वाला बंदा, ऐसे जीनोटाइप वाला बंदा तो नॉर्मल होगा जिसके पास डोमिनेंट जीन है, लेकिन ऐसा बंदा जिसके पास रिसेसिव जीन है ये कलर ब्लाइंड होगा। और कलर ब्लाइंडनेस का हमें पता भी नहीं चलता है। जिस बंदे को कलर ब्लाइंडनेस होती है उसे पता भी नहीं चलता है, वो अपने रोजमर्रा के काम बड़े प्यार से कर रहा होता है, उसे पता ही नहीं होता। जब तक वो या तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने ना जाए या फिर किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई ना करे, तब तक उसे पता ही नहीं चलता कि वो रंगों का अंधा है, उसे रंग के बारे में समझ नहीं आता है ना। चलिए, फिर जो फीमेल्स होंगी, ये वाली फीमेल्स नॉर्मल होंगी जिनको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, जिनके पास कोई रिसेसिव जीन नहीं है। ये वाली फीमेल्स जो होंगी ये भी नॉर्मल होंगी, इन्हें भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी, पर ये कैरियर होंगी। कैरियर का क्या मतलब है? उनके पास एक रिसेसिव जीन है। देखो, इस फीमेल के पास दोनों क्रोमोसोम पे रिसेसिव जीन नहीं है, डोमिनेंट जीन है, लेकिन इस फीमेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव जीन है, तो ये है नॉर्मल, इसे कोई बीमारी नहीं होगी, इसे कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी, पर ये आगे आने वाली जनरेशन को रिसेसिव जीन दे सकती है, तो ये कैरियर है। फीमेल बीमार सिर्फ एक ही सूरत में होगी, जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव कॉपी होगी, जो कि बहुत रेयर है। इसीलिए फीमेल्स में कलर ब्लाइंडनेस इतनी रेयर है। बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आई? सो दिस इज कलर ब्लाइंडनेस। ओके, कोई दिक्कत किसी को कलर ब्लाइंडनेस में? क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब हम आगे चलेंगे। इनके क्वेश्चंस, पहले हीमोफीलिया समझा दूं, फिर एक साथ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? आ जाइए। तो अब हम चलते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लीडर्स डिजीज एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉयल डिजीज। इसे शाही बीमारी भी कहते हैं। इसे शाही बीमारी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बीमारी जो थी, इट वॉज प्रेजेंट इन पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया जो थी, उनकी पूरी फैमिली की पेडिग्री में, उनकी जनरेशन टू जनरेशन में हीमोफीलिया की जीन के लिए सब कैरियर थे। सो इट वॉज प्रेजेंट इन पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया जो थी इंग्लैंड की, वो खुद भी इस बीमारी की कैरियर थी। मतलब उनके पास एक रिसेसिव कॉपी थी, और उनके जो डिसेंडेंट्स थे, उनके जो पूर्वज थे, उनकी पूरी पेडिग्री चार्ट में ये जीन चल रही थी। तो इसीलिए इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं। ये डिजीज जो है हीमोफीलिया, दिस इज वेरी डेंजरस। व्हाई दिस इज डेंजरस? क्योंकि इसमें ब्लड कोएगुलेशन नहीं होता है। हमें पता है, जब हमें चोट लग जाती है, अगर हमें कोई कट लगता है या इंजरी होती है, तो हमारा खून जो है वो जम जाता है, वो कुछ समय बाद बहना बंद हो जाता है। जैसे ही हमारा खून हवा के कांटेक्ट में आता है, उसमें ब्लड कोएगुलेशन होता है, वो जम जाता है, जिसकी वजह से खून बहना बंद हो जाता है। और उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, हमारे ब्लड के अंदर 10 फैक्टर्स होते हैं, 10 अलग अलग तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो कैस्केड में काम करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक काम करते हैं। और वो 10 के 10 प्रोटीन्स मिलकर, वो 10 के 10 क्लॉटिंग फैक्टर्स मिलकर हमारे खून को जमाने का काम करते हैं, और खून बहना बंद हो जाता है।
वो 10 के 10 क्लॉटिंग फैक्टर्स कैस्केड मैनर में काम करते हैं। कैस्केड मैनर, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अगर आप बीच में से कोई भी एक हटा देंगे तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, यानी कि 10 के 10 जरूरी हैं। अगर बीच में से कोई भी एक गायब हुआ तो क्लॉटिंग नहीं होगी। तो हीमोफीलिया में यही होता है, 10 में से कोई एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनता, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। यानी कि जब घाव होता है तो खून बहना बंद नहीं होगा, खून बहता ही रहेगा। इसीलिए इसको ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। और ये बीमारी इतनी खतरनाक क्यों है? क्योंकि जिसको हीमोफीलिया की बीमारी है उसका मर्डर करना बहुत ही आसान है। आप उसको हल्का सा ब्लेड मार दो, हल्का सा कट लगा दो, ब्लेड मार दो और उसे कमरे में बंद कर दो जहां उसके पास कोई हेल्प ना हो, वो थोड़ी देर में मर जाएगा। क्योंकि एक छोटे से कट से भी उसकी जान जा सकती है, क्योंकि एक छोटे से कट से भी उसका खून लगातार बहता रहेगा और वो मर जाएगा। So that is why this disease is so bad, right? तो हीमोफीलिया में what happens in हीमोफीलिया, यहां पर ब्लड कोएगुलेशन नहीं होता है। हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग, जिसे हम और क्या कहते हैं दूसरे शब्दों में, ब्लड कोएगुलेशन इज एब्सेंट। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है ठीक से, ब्लड कोएगुलेशन नहीं होता है ठीक से। ठीक है मैम, इतनी बात समझ में आ गई है। अब हीमोफीलिया में यहां पर क्या होता है, यहां पर दो तरह का हीमोफीलिया हो सकता है, बता देते हैं। हीमोफीलिया भी फर्दर दो तरह का हो सकता है। इट कैन बी हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी, दोनों में फर्क क्या है मैम? दोनों में फर्क ये है बेटा कि हीमोफीलिया ए जो होता है, यहां पर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 एब्सेंट होता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है AHG, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन। एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन। तो अभी मैंने आपको बताया कि टोटल 10 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो एक के बाद एक के बाद एक काम करते हैं, लेकिन हीमोफीलिया ए में जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 है, जिसका नाम होता है एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, वो नहीं बनता, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। 10 में से कोई एक भी नहीं बनेगा तो भी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। इसे बोलते हैं कैस्केड इफेक्ट। चलिए, फिर दूसरा होता है हीमोफीलिया बी। दूसरा होता है हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी में क्या होता है? हीमोफीलिया बी में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 एब्सेंट होता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 एब्सेंट। और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 का नाम क्या होता है? अगर आपको 11th क्लास से थोड़ा सा याद हो, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। इस फैक्टर को कहते हैं क्रिसमस फैक्टर। जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 होता है उसको हम क्रिसमस फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 इज कॉल्ड एज क्रिसमस फैक्टर। तो जब क्रिसमस फैक्टर यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर 9 नहीं बनता तो हो जाता है हीमोफीलिया बी। और इसीलिए हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। क्रिसमस वॉज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज कहते हैं, राइट? तो
हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं, बट स्पेसिफिकली हीमोफीलिया बी को हम क्या कहते हैं? क्रिसमस डिजीज, क्योंकि हीमोफीलिया बी में क्रिसमस फैक्टर यानी कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 नहीं बनता। क्लियर है बेटा? चलिए, तो यहां पर खत्म होते हैं हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, देन वी विल डिस्कस व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस। ओके? चलिए, बहुत बढ़िया बेटा। तो यहां पे एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है दैट क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं, clotting factors work in cascade manner. क्लॉटिंग फैक्टर्स कैस्केड मैनर में काम करते हैं, यानी कि एक के बाद एक काम करते हैं, वर्क वन आफ्टर द अदर। वर्क वन आफ्टर द अदर, ऐसे एक के बाद एक काम करते हैं। एनी वन, इफ एनी वन इज एब्सेंट, अगर उनमें से कोई भी एब्सेंट हो, इफ एनी वन इज एब्सेंट देन क्लॉटिंग स्टॉप्स। 10 में से अगर कोई एक भी ना हो तो क्लॉटिंग क्या होती है? क्लॉटिंग रुक जाती है बेटा। ओके, क्लियर? चलिए, तो इसके साथ सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं खत्म। मुझे उम्मीद है आपको सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो क्या हम आगे चल सकते हैं? अगर ये आपको समझ आ गया है, क्लियर? चलिए, अब हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, क्योंकि दोनों ही बीमारियां एक्स लिंक्ड बीमारियां हैं, दोनों की ही जीन एक्स क्रोमोसोम पर है, और दोनों ही बीमारियां तब होती हैं जब जीन रिसेसिव होती है। तो दोनों के क्वेश्चंस बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बिल्कुल एक जैसे, बस नाम बदल जाता है, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। तो चलिए एक क्वेश्चन यहां करते हैं, आ जाइए। क्वेश्चन है, इफ a female whose father was color blind, एक ऐसी लड़की जिसके पिता को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी थी, उसकी शादी हो जाती है, मैरीज अ कलर ब्लाइंड मैन, उसकी शादी एक कलर ब्लाइंड आदमी से हो जाती है। तो आपको बताना है, कैलकुलेट द फॉलोइंग। आपको फॉलोइंग केसेस में बताना है क्या क्या सिचुएशन रहेंगी। चलिए, पहला केस, व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर प्रोजेनी विल बी डिजीज्ड। ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे, ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ेंगे। व्हाट प्रपोर्शन ऑफ देयर प्रोजेनी विल बी डिजीज्ड, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल्स will be colorblind, what percentage of males will be colorblind? और तीसरा, what percentage of females will be colorblind? What percentage of females will be colorblind? चलिए, थोड़ा दिमाग लगाइए और चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। मैं पोल नहीं इसका जनरेट कर रही हूं, इसका चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। एक लड़की है जिसके पिता को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी थी, उसकी शादी एक कलर ब्लाइंड आदमी से हो रही है। तो आपको बताना है उनके कितने बच्चों में, कितने परसेंट चांसेस हैं उनके बच्चों में बीमारी आने के।
कितने परसेंट चांसेस हैं उनके बेटों में बीमारी आने के, और कितने परसेंट चांसेस हैं उनकी बेटियों में बीमारी आने के। तीनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं और बच्चे इसमें परसेंटेज में बहुत कंफ्यूज होते हैं। थोड़ा दिमाग लगाइए, अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं बताती हूं। तो बच्चों ने आंसर देना शुरू भी कर दिया है। तीनों के आंसर एक साथ लिखिए बेटा। तीनों ऑप्शंस के आंसर चैट बॉक्स में एक साथ लिखिए। कोशिश कीजिए। चलिए देखिए, अब हम कराते हैं आपको। ये कह रहा है एक फीमेल है जिसके फादर कलर ब्लाइंड थे। पिता को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी थी। तो हम ये जानते हैं कि जो पिता होता है वो अपना एक्स क्रोमोसोम हमेशा अपनी बेटी को देता है। बेटे को तो वाई क्रोमोसोम देगा ना, तो ये पिता जो है ये अपना एक्स क्रोमोसोम ये अपनी बेटी को देगा। तो ये जो बेटी है, ये जो लड़की है जिसकी शादी हो रही है, ये लड़की के पिता कलर ब्लाइंड थे, तो पिता ने अपना वो जीन अपनी बेटी को दिया होगा। तो इसका मतलब फीमेल कैसी है, नॉर्मल है, लेकिन वो कैरियर है। ऑप्शन क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं है कि फीमेल को बीमारी है या वो कलर ब्लाइंड है, ऐसा नहीं बोला। क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला है कि जो फीमेल है उसके पिता कलर ब्लाइंड थे, वो कलर ब्लाइंड है ये नहीं कहा गया है। तो यानी कि वो नॉर्मल है, और अगर वो नॉर्मल है तो वो कैसी नॉर्मल है, वो कैरियर नॉर्मल है। उसके पिता के पास अगर वो जीन थी तो उसके पास तो आएगी ही आएगी, यानी कि वो ऐसी है। और उसकी शादी हो रही है एक कलर ब्लाइंड मेल के साथ। तो ऐसे में ये जो लड़की है ये दो तरह के गेमीट्स बनाएगी, ऐसे और ऐसे। ऐसे ही यहां से दो तरह के गेमीट्स बनेंगे, ऐसे और ऐसे, राइट। दो तरह के स्पर्म बनेंगे और दो तरह के। तो ये इसके साथ जा सकता है और ये इसके साथ, ऐसे ही ये इसके साथ और ये इसके साथ। यानी कि क्या सिचुएशन बनेगी, आ जाइए देखते हैं। एक्स क्रोमोसोम एक्स के साथ जाएगा तो ये वाली, एक्स ये वाला एक्स क्रोमोसोम वाई के साथ जाएगा तो ये वाली, ये वाला एक्स क्रोमोसोम इस वाले के साथ जाएगा तो ये और ये। तो इनके बच्चों में ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब आप देखिए सवाल कैसे पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। सवाल क्या पूछा गया है कि इनके बच्चों में कितने परसेंट चांसेस हैं बीमारी के। तो जब बच्चों की बात हो रही है तो हम सारे बच्चे देखेंगे, चाहे वो बेटे हो चाहे वो बेटियां हो। तो आप सारे बच्चे देखिए कितने परसेंट चांसेस हैं बीमारी होने के, 50% चांसेस हैं। जब बच्चों की बात हो रही है तो हम सारे बच्चे देखेंगे तो कितने परसेंट चांसेस हैं बीमारी होने के, 50% चांसेस, राइट। चारों बच्चों में देखो, इन ऑल बच्चे, यहां पे सारे बच्चों की बात हो रही है तो सारे बच्चों में 50% बच्चे बीमार होने की प्रोबेबिलिटी है। सेकंड ऑप्शन में पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल्स विल बी कलर ब्लाइंड। तो यहां पे हमें सिर्फ मेल्स को देखना है, फीमेल्स को नहीं देखना। तो देखिए सिर्फ मेल्स को देखो, ये है मेल और ये है मेल। तो इसका मतलब 50% चांसेस हैं कि मेल नॉर्मल होंगे और 50% चांसेस हैं कि मेल्स बीमार हो सकते हैं। तो जब मेल्स की बात हो रही है तो हम केवल मेल्स को देखेंगे, जब फीमेल्स की बात हो रही है तो हम केवल फीमेल्स को देखेंगे, और जब सारे बच्चों की बात हो रही है तो हम सारे बच्चों को देखेंगे। तो देखिए सिर्फ मेल्स की बात हो रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि मेल्स नॉर्मल हो, ऐसा भी हो सकता है कि बीमार हो। तो 50% बीमार होने के चांसेस हैं, 50% नॉर्मल। तो यहां पे आंसर क्या होगा, 50%। चलिए फिर फीमेल्स का देखते हैं। अब हम फीमेल्स की बात हो रही है तो केवल फीमेल्स को देखेंगे। तो फीमेल ऐसी भी हो सकती हैं और फीमेल ऐसी भी हो सकती हैं, यानी कि 50% चांसेस हैं कि फीमेल नॉर्मल होंगी, 50% चांसेस हैं वो बीमार हो सकती हैं। तो यहां पे आंसर हो जाएगा 50%। तो ये ध्यान रखना है बेटा कि जब
सारे बच्चों की बात हो रही है तो सारे बच्चे देखेंगे, मेल्स की बात हो रही है तो सिर्फ मेल्स देखेंगे, फीमेल्स की बात हो रही है तो सिर्फ फीमेल्स देखेंगे। जैसे अगर सपोज ये क्वेश्चन ऐसे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, अगर वो कहता कि एक नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल फीमेल मैरीज अ कलर ब्लाइंड मेल, एक नॉर्मल फीमेल है जिसकी शादी एक कलर ब्लाइंड मेल के साथ हो रही है, तो आपको बताना है परसेंटेज ऑफ डिजीज्ड प्रोजनी, कितना परसेंट बच्चों में चांसेस हैं बीमारी आने के। दूसरा ऑप्शन वही, परसेंटेज ऑफ डिजीज्ड मेल्स एंड परसेंटेज ऑफ डिजीज्ड फीमेल्स। अब करके बताइए ये क्वेश्चन, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को, अब करके बताइए क्वेश्चन और तीनों का आंसर एक साथ दीजिए। अब मैं कह रही हूं फीमेल एकदम नॉर्मल है, अगर मैं कैरियर नहीं कह रही हूं तो एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल फीमेल है, उसकी शादी एक कलर ब्लाइंड मैन से हो रही है। तो देखिए नॉर्मल फीमेल है, शादी हो रही है कलर ब्लाइंड मेल से, तो फीमेल कैसी हो सकती है, एक्स एक्स सी और मेल एक्स वाई। फीमेल एक होगी ये और ये, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो एक्स एक्स सी और एक्स वाई। हम जानते हैं कि बेटे में हमेशा एक्स क्रोमोसोम मां से आएगा, तो मां के पास आप देखो दोनों कॉपी नॉर्मल हैं, बेटे में एक्स क्रोमोसोम हमेशा मां से आता है, तो मां के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल हैं, तो इसका मतलब बेटे तो बीमार होंगे ही नहीं। बाप कलर ब्लाइंड है तो हम जानते हैं एक क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम बेटी में बाप से आता है, तो यहां पे बेटियां बीमार नहीं होंगी, सिर्फ कैरियर होंगी और बेटे बिल्कुल नॉर्मल होंगे। तो डिजीज्ड प्रोजेनी, क्या इनके बीमार बच्चे होंगे, इसके चांसेस 0% हैं। कितने परसेंट मेल्स बीमार दिखाई देंगे, तो हम यहां सिर्फ मेल्स को देखेंगे, तो यहां आएगा 0%। फिर कितने परसेंट डिजीज्ड फीमेल्स हैं, तो फीमेल्स भी 0%, कैरियर तो है। ऐसे ही अगर यही सेम क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता कि फीमेल कलर ब्लाइंड है और मेल नॉर्मल है, मतलब देखो कितने अलग अलग तरीके से ये सवाल पूछा जा सकता है। आप समझ रहे हैं ना बेटा, जब प्रोजेनी की बात हो रही हो तो सारे बच्चे देखेंगे, क्लियर है। ऐसे ही पेडिग्री का क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करने कलर ब्लाइंडनेस के क्वेश्चन। अगर वो कहता कि फीमेल कलर ब्लाइंड है, या हीमोफिलिक ले लो, चलो इस बार हीमोफिलिक ले लो, क्योंकि हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे होंगे। फीमेल हीमोफिलिक है और मेल नॉर्मल है, तो फिर से आपको वही बताना है, वही ऑप्शंस हैं, कितने परसेंट डिजीज्ड प्रोजनी होगी कितने परसेंट डिजीज्ड मेल्स होंगे और कितने परसेंट डिजीज्ड फीमेल्स होंगी। चलिए आ जाइए देखते हैं। इस बार फीमेल्स हीमोफिलिक हैं, यानी कि उनके पास दोनों क्रोमोसोम पर रिसेसिव जीन होगी और मेल्स एकदम नॉर्मल है, तो यानी कि समझ जाइए XHX और XHY, फिर XHX और XHY। तो बेटियों में एक एक्स क्रोमोसोम पिता से आएगा जो नॉर्मल है, एक मां से आएगा, बेटे में हमेशा मां से आएगा, तो वो बीमार होंगे ही होंगे। फिर अगेन बेटी में एक नॉर्मल होगा, एक मां से आएगा। तो यहां देखिए
आपको क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है बेटा? कितने परसेंट प्रोजेनी आपको बीमार नजर आ रही है? कितने परसेंट प्रोजेनी आपको बीमार नजर आ रही है? देखिए जल्दी। अगर प्रोजेनी हम देखेंगे, सारे बच्चे देखो, तो सारे बच्चे में से 50% बच्चे मेल्स बीमार होने की 50% प्रोबेबिलिटी है बच्चे बीमार होने की। अगर मेल्स देखेंगे तो 100% प्रोबेबिलिटी है। बेटा जब भी होगा बीमार ही होगा, क्योंकि मां के पास दोनों रिसेसिव कॉपी है देने को, और मां अपने बेटे को हमेशा रिसेसिव कॉपी देगी। फीमेल्स 0%। फीमेल्स बीमार नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि पिता बीमार नहीं है। जब तक पिता बीमार नहीं है तब तक फीमेल्स बीमार नहीं होंगी। राइट? ये फर्स्ट पार्ट। अगर मैं सेकंड पार्ट दूं, इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं और सेकंड पार्ट में कहूं कि मां जो है फीमेल कैरियर है, मैंने सारे केसेस आपको सॉल्व करा दिए जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और मेल नॉर्मल है। मां कैरियर है, मेल नॉर्मल है, तो सारे आंसर फिर से करने हैं। तो देख लो, मां क्या है? कैरियर है, और मेल नॉर्मल है ना? तो देख लो क्या होगा। एक बार x स्मॉल h x के साथ जाएगा, एक बार s स्मॉल h y के साथ, एक बार x x के साथ, एक बार x y के साथ। तो इनके ये बच्चे होंगे। तो सारे के सारे बच्चों में देखो, चारों के चारों बच्चों में कौन बीमार दिखाई दे रहा है आपको? सिर्फ ये बीमार दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर बच्चों में बीमारी होने के चांसेस कितने हो जाएंगे? 25%। 25%। अगर सारे बच्चों में पूछ रहा है कि बच्चों में बीमारी होने के चांसेस कितने हैं, तो 25% चांसेस हैं। वहीं अगर मेल्स देखेंगे तो सिर्फ मेल्स देखो, ओनली मेल्स। तो अगर मैं सिर्फ मेल्स को देखूं तो मेल्स जो हैं वो नॉर्मल भी हो सकते हैं और वो बीमार भी हो सकते हैं। अगर मां से रिसेसिव कॉपी आई तो बीमार हो जाएंगे, मां से नॉर्मल एक्स आया तो नॉर्मल रहेंगे। यानी कि बेटों में 50% चांसेस हैं। बेटियों में देखूं तो कोई बेटी मुझे बीमार नहीं दिखाई दे रही, 0% चांसेस है। समझ में आया बेटा? तो जब बच्चों की बात हो रही है तो सारे बच्चे देखेंगे, मेल्स की तो सिर्फ मेल्स, फीमेल्स की तो सिर्फ फीमेल्स। एम आई क्लियर? बताइए बेटा, समझ आ गई बात? तो जितने भी केसेस यहां पर पॉसिबल हैं, मैंने सारे ही आपको समझा दिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे कि जब बच्चों की बात पूछी जा रही है, मेल्स की बात पूछी जा रही है और फीमेल्स के, तो जितने केसेस यहां पर हो सकते हैं बेटा, मैंने सारे के सारे केसेस आपको क्वेश्चन की फॉर्म में करा दिए। ठीक है मेरे बच्चों? चलिए, तो उम्मीद है आप अब कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। चलिए जी, अब चलते हैं to the next topic, that is pedigree analysis, the last topic of the chapter, pedigree analysis. अब जो मेंडल साहब थे, उन्होंने अपना मॉडल ऑर्गेनिज्म लिया था पाइसम सटाइवम, और उसके जनरेशंस को आसानी से पढ़ लिया था। मॉर्गन साहब ने अपना मॉडल ऑर्गेनिज्म लिया ड्रोसोफिला, और उनकी जनरेशंस को आसानी से पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि उनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा था। लेकिन अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो क्या उन्हें हम लेबोरेटरी में कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करके उनकी जनरेशंस को पढ़ सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये एथिकली भी पॉसिबल नहीं है। हम इस तरह ह्यूमंस पे कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, और ये क्रोनोलॉजिकली भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ह्यूमन की जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 70 to 80 ईयर्स होता है। आप 80 साल तक इंतजार करेंगे उसकी जनरेशन आने का? ऑब्वियसली नॉट, राइट? ऑब्वियसली नॉट। तो हम
अगर हमें ह्यूमंस के केस में जनरेशंस की स्टडी करनी है, काफी सारी जनरेशंस की स्टडी करनी है, तो हम कैसे करेंगे? तो उसका सहारा हम लेते हैं एक डायग्रामेटिक चार्ट की मदद से, और उस चार्ट को हम कहते हैं पेडिग्री चार्ट। और जो ये एनालिसिस हम करते हैं इसको हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। तो इन ह्यूमंस के केस में controlled experiments are not possible. कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो पॉसिबल नहीं है, आर नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए एक डायग्रामेटिक चार्ट की मदद से, विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक चार्ट, with the help of diagrammatic chart we study generations। हम generations को पढ़ते हैं, और इसी डायग्रामेटिक चार्ट को हम क्या कहते हैं? पेडिग्री चार्ट। जहां पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी फैमिली में कौन सा ट्रेट जनरेशन टू जनरेशन मूव कर रहा है। जैसे यहाँ पे मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस याद आता है। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना को तो सभी जानते हैं। तो जब उनकी शादी होने वाली थी तो ट्विंकल खन्ना से कुंडली मांगी गई कि आप अपनी कुंडली दे दो, हमें मैच करानी है। तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट लेडी, शी सेड कि कुंडली जरूरी नहीं है, आप अपने बेटे का पेडिग्री चार्ट मुझे बनवा कर दीजिए, मैं आपकी फैमिली का और अपनी फैमिली का पेडिग्री चार्ट मैच करूंगी, और अगर वो मैच हो जाता है सो देन आई विल से यस। कुंडली जरूरी नहीं है, पेडिग्री चार्ट जरूरी है। तो पेडिग्री चार्ट से अगर कोई बीमारी हमारे दादा परदादा या उनके दादा को थी तो वो बच्चे में, मतलब आगे आने वाली जनरेशन्स में एक्सप्रेस होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो अगर हम कोई पेडिग्री चार्ट पढ़ते हैं, पेडिग्री चार्ट बनाने के लिए बहुत सारे जो हैं स्पेशलिस्ट होते हैं जो पेडिग्री चार्ट बनाते हैं बेस्ड ऑन दी कि आपके दादा को तो ये बीमारी नहीं थी, आपके डायबिटीज तो नहीं थी, ये तो नहीं था, वो तो नहीं था, वो पूरा पूछताछ करके पेडिग्री चार्ट बनाया जाता है। तो अगर आपका एक हेल्दी फैमिली है, पुराने एंसेस्टर्स तक सब हेल्दी हैं, तो ऑब्वियसली आपके बच्चों में वो जीन्स नहीं आएंगी। तो इस तरह पेडिग्री चार्ट की मदद से हम पढ़ सकते हैं कि किस तरह जनरेशन टू जनरेशन कोई ट्रेट मूव कर रहा है। तो दिस इज द मूवमेंट ऑफ पेडिग्री चार्ट। तो दिस इज द स्टडी ऑफ पेडिग्री चार्ट। ठीक है, क्या लिख रहे हैं बच्चे चैट बॉक्स में? हाँ, जो फीमेल कैरियर्स होते हैं वो डिजीज्ड नहीं होते, वो नॉर्मल होते हैं, उनको बीमारी नहीं होती है, लेकिन वो आगे आने वाली जनरेशन्स को बीमारी दे सकते हैं। चलिए ठीक है मैम, अब आ जाइए देखते हैं कि पेडिग्री चार्ट में सिंबल्स हम क्या क्या यूज करते हैं। तो सब अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर सकते हैं, वहीं से हम सिंबल्स को देखेंगे। तो आ जाइए देख लेते हैं कौन कौन से सिंबल्स ऐसे हैं जो इस्तेमाल होते हैं पेडिग्री चार्ट में। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर कहा, जैसे उजली किरण, जैसे मेरे मेरा नरूनी की। देखो कुछ सिंबल्स होते हैं जो हम पेडिग्री चार्ट में इस्तेमाल करते हैं, आ जाओ उनको समझते हैं। अगर ऐसा सिर्फ एक डब्बा बना दिया जाए आपके सामने, ऐसा स्क्वायर डब्बा बना दिया गया है, ऐसा सिंपल स्क्वायर डब्बा, उसे अंदर से शेड नहीं किया है, उसे अंदर से भरा नहीं है, या फिर ऐसे नहीं किया
बस सिंपल एक स्क्वायर डब्बा बना दिया है, तो इसका मतलब ये एक नॉर्मल मेल को दिखा रहा है। नॉर्मल मेल का मतलब जिसे कोई बीमारी नहीं है। तो अगर नॉर्मल ऐसे स्क्वायर बना हुआ है तो मतलब ये नॉर्मल मेल है। फिर अगर नॉर्मल सर्कल बना हुआ है ऐसे गोला, ये अंदर से भरा हुआ नहीं है, तो मतलब ये नॉर्मल फीमेल है। फिर अगर इस तरह का सिंबल है, ये रोम्बस बनाया हुआ है इस तरह से, इसका मतलब सिर्फ आपको ये बताया गया है कि कोई बंदा है, वो लड़का है या लड़की है ये नहीं बताया गया। इसका मतलब ट्रांसजेंडर नहीं है, इसका मतलब ट्रांसजेंडर नहीं है। इसका मतलब है कि पेडिग्री चार्ट में आपको सिर्फ ये बताया गया है कि ये कोई पूर्वज था, ये नहीं बताया गया कि ये जो है लेडी थी या जेंट था। मतलब सेक्स हमने स्पेसिफाई नहीं किया, हमने जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया, बस ये बता दिया ये कोई बंदा था, राइट। तो अगर ऐसा रोम्बस बना देते हैं तो इसका मतलब होता है सेक्स अनस्पेसिफाइड। इसका मतलब बच्चे समझ लेते हैं कि ट्रांसजेंडर तो नहीं है मैम, इसका मतलब नहीं। इसका मतलब ये कि हमने ये स्पेसिफाई नहीं किया, बताया नहीं कि हम मेल की बात कर रहे हैं फीमेल की, हमने सिंपली कहा है कि वो, सपोज हमने कहा कि मियां बीवी हैं और उनके 2 बच्चे हैं। अगर मैंने ऐसे इसमें रोम्बस में 2 लिख दिया और मैं कह रही हूं कि मियां बीवी हैं और उनके 2 बच्चे हैं, तो मैंने ऐसे रोम्बस में 2 लिख दिया, तो मैंने सिर्फ ये कहा है कि उनके 2 बच्चे हैं, मैंने ये नहीं बताया कितने बेटे हैं और कितनी बेटी हैं। तो इसे कहते हैं सेक्स अनस्पेसिफाइड। फिर उसके बाद देखिए, अगर इस तरह इसमें स्क्वायर अंदर से पूरा भर दे, शेड कर दे, तो इसका मतलब ये बीमार मेल है। अगर सर्कल को पूरा अंदर से भर दे, इसका मतलब ये बीमार फीमेल है। और अगर ऐसे रोम्बस को अंदर से भर दें, इसका मतलब ये बीमार बंदा है। अब यहां देखिए, ये आपको स्क्वायर दिख रहा है और ये सर्कल दिख रहा है, यानी कि मेल और फीमेल में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सवाल आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नजर आ रही है मेल और फीमेल के बीच में, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है मेटिंग। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है? मेटिंग हो रही है। अगर मेल और फीमेल के बीच में 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका मतलब होता है कंसैगनस मैरिज। कंसैगनस मैरिज का मतलब होता है मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स। जो मेटिंग है वो क्लोज रिलेटिव्स के बीच में हो रही है, तो वो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाता है। फिर अब देखिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा बेटा, ये क्या दिखा रहा है इस डायग्राम में? ये मां है, ये मां है, ये बाप है, हम 2 हमारे 2। तो ये क्या दिखा रहा है? हम 2 हमारे 2। यानी कि ये जो वर्टिकल लाइन है, ध्यान दीजिएगा, जो वर्टिकल लाइन है वो बच्चों को दिखाती है कि ये हमारे बच्चे हैं। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से तो ये दोनों जुड़े हैं कि हम दोनों आपस में मेट किए, हम दोनों जुड़े, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो वर्टिकल लाइन है ये क्या दिखाती है? वर्टिकल लाइन दिखाती है बच्चों को, और इस वर्टिकल लाइन से डायरेक्टली जो जुड़े हुए होंगे वो इनके बच्चे हैं। तो ये वाला सर्कल डायरेक्टली इस वर्टिकल लाइन से जुड़ा हुआ है, ये वाला स्क्वायर डायरेक्टली इस वर्टिकल लाइन से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों इन दोनों के बच्चे हैं। फिर आप यहां पे देखिए, ये बेटा बीमार नजर आ रहा है, यानी कि ये इन दोनों का बीमार बेटा है। फिर यहां पे आपको नजर आ रहा है रोम्बस के अंदर 5 लिखा है, यानी कि 5 बच्चे हैं। 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, 5 बच्चे हैं। कितने बेटे हैं कितनी बेटियां हैं ये नहीं बताया, बस ये बताया 5 बच्चे हैं और पांचों नॉर्मल है, क्योंकि अंदर से भरा हुआ नहीं है। तो इस तरह के कुछ सिंबल्स हैं जो हम पेडिग्री एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं। एक और सिंबल है जो यहां दिया हुआ नहीं है, वो है सर्कल के बीच में इस तरह से डॉट। ये दिखाता है कैरियर को। कैरियर जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर उनमें कैरियर्स को हमें दिखाना है तो उसके लिए ये सिंबल होता है। ठीक है बेटा? तो पेडिग्री चार्ट में ये देखो, ये सर्कल, ये स्क्वायर, ये दोनों इनके बच्चे, ये बाहर से शादी हुई है, फिर उन दोनों के बच्चे, तो ये पूरी जनरेशन टू जनरेशन बनती चली जाती है।
ये बाहर से शादी हुई है, फिर इनके बच्चे। तो देखो आप ध्यान से, ये जो है, ये जो फीमेल है, ये वाली फीमेल, ये इन दोनों की बेटी नहीं है, ये इन दोनों की बहू है, ये बाहर से आई है। तो जो ये वर्टिकल लाइन जिससे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, ये दोनों जो ऑरेंज वाले हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इनके बच्चे हैं। लेकिन ये बाहर से शादी हुई है क्योंकि ये वर्टिकल लाइन से नहीं जुड़ा हुआ। ये जो है ये भी बाहर से शादी हुई है, ये इनका दामाद है, ये बाहर से शादी हुई है, फिर इनके बच्चे, ये इन दोनों के बच्चे। तो इस तरह जनरेशन टू जनरेशन हम चार्ट बनाते चलते हैं। तो ये क्या है, ये पेरेंट्स हो गए, राइट। ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन। तो इस तरह जनरेशन टू जनरेशन हम क्या करते जाते हैं, चार्ट बनाते जाते हैं। बताइए, बात समझ में आई बेटा, क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कि पेडिग्री चार्ट के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। तो क्या आप सारे लोग रेडी हो? आ जाइए, आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। देखो बेटा, मेरे सामने ये पेडिग्री चार्ट है, राइट, और मुझे इस पेडिग्री चार्ट को सॉल्व करना है। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी, ध्यान से सुनिएगा। इस पेडिग्री चार्ट को जब मैं देख रही हूं तो मुझे नजर आ रहा है कि दो लोग मुझे बीमार नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब मेरे दिमाग में क्या आता है, ये हिट एंड ट्रायल का मेथड होता है। जब मेरे सामने कोई चार्ट मुझे दिया हुआ है तो मैं ये समझती हूं कि इस चार्ट में क्या क्या कंडीशन हो सकती है, क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसमें 5 पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या क्या, आ जाइए देखते हैं। ये जो बीमारी है ये ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट हो सकता है, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट बीमारी हो सकती है। ये जो बीमारी की बात इस चार्ट में हो रही है ये ऑटोजोमल रिसेसिव बीमारी हो सकती है, या फिर इस बीमारी का नेचर एक्स लिंक्ड रिसेसिव नेचर हो सकता है, या फिर ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट बीमारी हो सकती है, या फिर ये वाई लिंक्ड बीमारी हो सकती है। तो जब भी मुझे कोई चार्ट दिया जाएगा तो मेरे दिमाग में ये 5 ऑप्शंस घूमेंगे कि इस चार्ट में जिस ट्रेट की बात हो रही है या जिस डिजीज की बात हो रही है वो ऑटोजोमल डोमिनेंट हो सकता है नेचर में, वो ऑटोजोमल रिसेसिव हो सकता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है और वाई लिंक्ड। अभी आपको इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पेडिग्री चार्ट के 2-3 फंडे बताऊंगी कि आप बिना पेन पेंसिल टच किए पेडिग्री चार्ट सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही मजेदार फंडे हैं, बस बने रहिए। तो अब देखिए, ये चार्ट मेरे सामने आया, मैं मान के चल रही हूं, मुझे पता नहीं है, मैं मान रही हूं, हिट एंड ट्रायल मेथड है, मैं मान के चल रही हूं कि ये ऑटोजोमल डोमिनेंट बीमारी है। अब मैं जो बात मान रही हूं मैं उसे चार्ट पे बैठा के देखूंगी कि मैं सही सोच रही हूं या गलत। मैं गलत भी सोच सकती हूं अगर वो चार्ट में ठीक नहीं बैठी तो मैं सोच रही हूं कि ये ऑटोजोमल डोमिनेंट बीमारी है। अगर मैं इस बीमारी को ऑटोजोमल डोमिनेंट बीमारी मानकर चल रही हूं तो अगर ये बीमारी ऑटोजोमल डोमिनेंट बीमारी है तो ऐसे वाले बंदे बीमार होंगे और ऐसे वाले बंदे भी बीमार होंगे। बताओ, बोलिए जल्दी। और ऐसे वाले क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, है ना। अगर मैं इसे कैसे बीमारी मान के चल रही हूं, अगर मैं मान रही हूं कि इस चार्ट में ऑटोजोमल डोमिनेंट बीमारी हो सकती है तो चलो बैठा के देखती हूं। तो कैपिटल ए वाले भी बीमार होंगे
और कैपिटल ए स्मॉल ए वाले भी बीमार होंगे, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट जीन बीमारी कर रही है, और डोमिनेंट जीन सिंगल कॉपी में भी बीमारी कर सकती है और वैसी कॉपी में भी। इतना समझ में आया? ऐसे वाले नॉर्मल होंगे। चलो आ जाओ मेरे साथ साथ, बैठा के देखते हैं हम गलत सोच रहे हैं कि सही सोच रहे हैं। मेरे दिमाग में ये बात आई, अब मैं इसे बैठा के देखती हूँ। ये वाला जो मेल है मुझे नॉर्मल दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसे ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी का चार्ट मानकर चल रही हूं, ठीक है, तो मुझे ये मेल नॉर्मल नजर आ रहा है। और अगर ये नॉर्मल है तो इसका जीनोटाइप कैसा होगा? स्मॉल ए, है ना? मुझे फीमेल नॉर्मल नजर आ रही है, तो इसका जीनोटाइप कैसा होगा? स्मॉल ए। अब इनकी बेटी, इन दोनों की बेटी मुझे बीमार दिख रही है। बेटी बीमार कब हो सकती है? या तो वो ऐसी हो या तो वो ऐसी हो, है ना? उसके पास कम से कम एक डोमिनेंट कॉपी तो हो, तभी तो वो बीमार होगी, क्योंकि मैं इसे ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी मान के चल रही हूं। अच्छा मैम, ये इसके पास कहां से आया? कैपिटल ए तो ना बाप के पास देने को है ना मां के पास। अगर बाप के पास कैपिटल ए देने को होता तो वो खुद बीमार हो जाता, या अगर मां के पास एक भी कैपिटल ए देने को होता तो वो खुद बीमार हो जाती। तो यहां माँ बाप तो दोनों नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उनके पास डोमिनेंट जीन देने को है ही नहीं। और अगर उनके पास डोमिनेंट जीन देने को है नहीं तो बच्चों में कहां से आई? बच्चे बीमार हो ही नहीं सकते। इसका मतलब हमने गलत सोचा, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट चार्ट नहीं हो सकता। हमने गलत सोचा। तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि ये चार्ट ऑटोसोमल डोमिनेंट चार्ट हो सकता है। तो मैंने बना के देखा पॉसिबिलिटीज। तो मैंने देखा कि बेटी तो बीमार है, यानी कि बेटे के पास कम से कम एक डोमिनेंट कॉपी होनी चाहिए, लेकिन माँ नॉर्मल है, बाप नॉर्मल है, यानी कि ये दोनों ऐसे होंगे। तो इनके पास तो डोमिनेंट कॉपी देने को है नहीं, तो बेटी में कहां से आ जाएगी? इसका मतलब ये बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी नहीं हो सकती। अगर ये बात सबको समझ में आई है तो सारे बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बताइए, जो भी आपका तरीका है, यस बनाकर, हार्ट बनाकर, जो भी है जल्दी से बता दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। अगर आपको ये समझ में आ गया है कि हमें कैसे दिमाग लगाना है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। हमारे सामने 5 चीजें घूमेंगी मेरे दिमाग में जब मैं कोई चार्ट देखूंगी, और मैं उन 5 को फिट करने की कोशिश करूंगी। जो फिट हो जाएगी वो ठीक है, जो नहीं होगी इसका मतलब मैंने गलत सोचा। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी हो ही नहीं सकती। बताइए। क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हम्म, नाइस, ओके। तो बहुत बहुत सारे यस आ गए हैं, तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया है। अब देखते हैं कि क्या ये ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी हो सकती है। अगर मैं इसको ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी मानकर चल रही हूं तो इस बार ऐसे वाले बंदे जो होंगे ये नॉर्मल होंगे, ये जीनोटाइप वाले बंदे क्या होंगे? कैरियर होंगे। कैरियर में भी कैसे? नॉर्मल होंगे। और इस बार बीमार कौन होंगे? जिनका जीनोटाइप स्मॉल ए होगा। बताइए, कोई दिक्कत किसी को इसमें? इस बार मैं इसे ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी मान रही हूं। इसका मतलब इस बार जिनके पास स्मॉल ए वाली कंडीशन है वो बीमार होंगे, क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है। इस बार रिसेसिव जीन बीमारी कर रही है। दोनों डोमिनेंट कॉपी है तो नॉर्मल है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव कॉपी है तो नॉर्मल है, पर कैरियर है। अब देखते हैं हम जो सोच रहे हैं क्या वो सही सोच रहे हैं। ये आपको नॉर्मल नजर आ रहा है। अब नॉर्मल ये ऐसा भी हो सकता है और ये ऐसा नॉर्मल भी हो सकता है। ऐसे ही फीमेल भी नॉर्मल नजर आ रही है, ये ऐसी नॉर्मल भी हो सकती है और ये ऐसी नॉर्मल भी हो सकती है। ये कैसे नॉर्मल है ये मुझे देखना होगा बच्चों के हिसाब से, इनके बच्चों के हिसाब से। अगर मैं इन दोनों को ऐसा नॉर्मल बना दूं तो सारे ही बच्चे नॉर्मल होंगे।
जो कि इस केस में मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर मैं एक को कैरियर एक को ऐसा बना दूं तो भी सारे बच्चे आधे ऐसे होंगे आधे ऐसे, जो कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि अगर इनके कुछ बच्चे बीमार दिख रहे हैं और कुछ नॉर्मल दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों ऐसे हैं, ये दोनों ऐसे नॉर्मल हैं, कैरियर वाले नॉर्मल हैं। यहां पे ऑटोसोमल डिसीजेस में हम कैरियर का कोई अलग सिंबल इस्तेमाल नहीं करते, कैरियर ऐसे ही दिखाए जाते हैं। वो हमें बच्चों को देखकर डिसाइड करना होता है कि ये ऐसे नॉर्मल है या ऐसे नॉर्मल है। तो चलिए, क्या इनके बीमार बच्चे हो सकते हैं? देखिए, अगर माँ ने स्मॉल ए दिया और बाप ने स्मॉल ए दिया और माँ ने भी स्मॉल ए दे दिया तो बेटी बीमार हो सकती है। अगर बाप ने कैपिटल ए दिया, माँ से फिर कुछ भी आता रहे, चाहे कैपिटल ए आए चाहे स्मॉल ए आए, बेटा नॉर्मल होगा। अगर माँ ने स्मॉल ए दे दिया और पिता से भी स्मॉल ए आ गया तो बेटा बीमार हो जाएगा। बेटी, अगर बाप ने कैपिटल ए आ गया बाप से, माँ से स्मॉल ए आ गया तो बेटी नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये चांसेस हैं, यानी कि इसके चांसेस हैं, यानी कि मैंने ये सही सोचा है, ये बीमारी ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकती है, ये बीमारी ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकती है। ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकती है ये बीमारी। आ जाओ देखते हैं। अगर मैं इसे एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी मानूं तो फीमेल इस सूरत में बीमार होंगी और मेल इस सूरत में, राइट। कॉपी, स्मॉल कॉपी किसी की भी ले सकते हो आप, स्मॉल ए लिख लो यहां पे, एक्स स्मॉल ए, और ये इस सूरत में बीमार होंगे। ऐसे वाले मेल्स नॉर्मल होंगे, ऐसी वाली फीमेल्स भी नॉर्मल होंगी और ऐसी वाली फीमेल्स भी नॉर्मल होंगी, दोनों ही नॉर्मल होंगे। एक नॉर्मल कैरियर होगी, एक नॉर्मल नॉर्मल होगी। तो इस केस में ये वाले कैसे होंगे? बीमार दोनों। ये वाले डिजीज्ड होंगे और ये नॉर्मल होंगे। ठीक है मैम, बात समझ में आ गई। तो मैं इसे एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर मान के चल रही हूं। तो ये कैसी दिख रही है? फीमेल नॉर्मल दिख रही है और मेल नॉर्मल दिख रहा है, यानी कि मेल कैसा होगा? ऐसा। उसके पास रिसेसिव कॉपी नहीं होगी, क्योंकि अगर रिसेसिव कॉपी होती तो वो बीमार ना होता, और अगर वो बीमार होता तो सिंबल ऐसा होता, है ना। तो मैं इसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी मानकर चल रही हूं और एक बीमार मेल का सिंबल ऐसा होता, पर यहां नॉर्मल सिंबल है, यानी कि कैसा जीनोटाइप होगा मेल का? ऐसा होगा, एक्स वाई। अब यहां पे देखो, मुझे यहां पर फीमेल बीमार नजर आ रही है और मुझे पता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में फीमेल तब बीमार होगी जब मां के पास भी रिसेसिव कॉपी हो देने को और बाप के पास भी, क्योंकि फीमेल बीमार तब होगी जब उसके पास दोनों रिसेसिव कॉपी होंगी, और वो तब मुमकिन है जब बाप के पास भी रिसेसिव कॉपी देने को हो और मां के पास भी, तब जाकर बेटी बीमार होती है। तो ये तो नॉर्मल दिख रहा है मुझे, बाप तो बीमार है ही नहीं, तो बेटी के पास एक रिसेसिव कॉपी कहां से आई? बाप तो मुझे नॉर्मल दिख रहा है, बेटी तो मुझे बीमार दिख रही है। बेटी बीमार कैसे हो गई जब बाप नॉर्मल है ना। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में बेटी जब तक बीमार नहीं होगी जब तक उसका बाप बीमार ना हो। समझिएगा बात को। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में बेटी तब तक बीमार नहीं होगी जब तक उसका पिता बीमार ना हो, क्योंकि उसको एक कॉपी अपने पिता से चाहिए ही चाहिए, तब जाकर वो बीमार होगी। तो अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है तो एक नॉर्मल पिता की बीमार बेटी हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर भी नहीं हो सकता। अगर मैं इसको एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर मानूं तो इस बार ऐसे वाले फीमेल्स भी बीमार हो जाएंगी, ऐसी वाली फीमेल्स भी बीमार हो जाएंगी, क्योंकि देखो ये दोनों तरह की फीमेल्स बीमार होंगी। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट कॉपी तो एक भी बहुत है, दो भी बहुत है।
नॉर्मल केवल एक सूरत में होंगे, एक्स एक्स और एक्स वाई, केवल ये नॉर्मल होंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं? अगर मैं इसे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर मान के चलूं तो इस बार बीमार जीनोटाइप क्या होगा? फीमेल बीमार एक्स कैपिटल ए में भी हो सकती है और फीमेल बीमार एक्स कैपिटल ए एक्स स्मॉल ए में भी हो सकती है, क्योंकि डोमिनेंट कॉपी एक भी बहुत है, दो भी बहुत है ना? और मेल के पास एक डोमिनेंट कॉपी होगी तो बीमार हो जाएगा। अब देखिए, ये मुझे मेल नॉर्मल नजर आ रहा है, नॉर्मल मेल नजर आ रहा है, यानी कि इसका जीनोटाइप ऐसा है, इसके पास डोमिनेंट जीन नहीं है देने को। मां भी मुझे नॉर्मल नजर आ रही है, यानी कि इसके पास भी डोमिनेंट जीन देने को नहीं है। अगर मां के पास और बाप के पास, दोनों के पास ही डोमिनेंट जीन देने को नहीं है, तो बच्चों में कहां से आ गई डोमिनेंट जीन? सोचकर देखिए। अगर बाप के पास डोमिनेंट जीन देने को होती तो वो बीमार ना हो जाता, और अगर वो नॉर्मल है इसका मतलब उसके पास डोमिनेंट जीन है ही नहीं, और अगर उसके पास डोमिनेंट जीन नहीं है तो बच्चों में बीमारी कहां से आ गई? मां के पास अगर एक भी डोमिनेंट जीन देने को होता तो क्या वो बीमार ना होती? और यहां तो नॉर्मल बैठी है, तो यानी कि मैं गलत सोच रही हूं, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और ये वाई लिंक्ड डिसऑर्डर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वाई लिंक्ड डिसऑर्डर में बीमारी केवल, पूरे पेडिग्री चार्ट में जनरेशन टू जनरेशन बीमार केवल बेटे होंगे। अगर बीमारी केवल वाई क्रोमोसोम से जुड़ी हुई है तो बेटियां कभी बीमार होंगी ही नहीं। जनरेशन टू जनरेशन केवल बेटे ही बीमार होते चले जाएंगे। तो यहां तो मुझे बेटियां भी बीमार दिखाई दे रही हैं, तो ये वाई लिंक्ड चार्ट भी नहीं है। तो यानी कि ये चार्ट किसका है? ये चार्ट है ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ये तो मैंने तुम्हें गहराई में समझाया कि इसको कैसे सोचते हैं, इसको सोचने का तरीका क्या है। कि जब कोई चार्ट हमारे सामने होता है तो हमारे दिमाग में 5 पॉसिबिलिटीज घूमती है। वो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है, वो ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है, वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट या वाई लिंक्ड चार्ट हो सकता है। वाई लिंक्ड की पॉसिबिलिटी तो देखते ही रूल आउट हो जाती है। अगर सिर्फ मेल बीमार हैं जनरेशन टू जनरेशन, कई जनरेशन तक, तो वो वाई लिंक्ड है। अगर बेटियां बीमार हैं तो यानी कि वो वाई लिंक्ड चार्ट नहीं है। राइट? फिर ये कैसे सोचते हैं, मैंने आपको चारों केसेस सोचने बता दिए कि हम जो दिमाग में चल रहा है वो चार्ट में बैठा के देखेंगे, नहीं बैठ रहा तो इसका मतलब हम गलत सोच रहे हैं। राइट? बात समझ में आई? तो इस तरह मैंने आपको गहराई में समझाया चार्ट कैसे सॉल्व करते हैं, पर आपको इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी मैम बताएंगे ना आपको शॉर्टकट। इतना सोचने की आपको जरूरत नहीं है। सोचना कैसे है, सोचते कैसे हैं, मैंने वो आपको समझाया। लेकिन जब आपके सामने कोई चार्ट आएगा तो आप उसे कैसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे वो मैं अब आपको सिखाऊंगी। उसके लिए हैं कुछ फंडे, 3 फंडे बताऊंगी, हर एक चार्ट में अप्लाई होते हैं। बहुत ही, कोई नहीं बताएगा वो फंडे आपको, वो मेरे खुद के बनाए हुए यूनिक फंडे हैं, कभी फेल नहीं होंगे, कभी धोखा नहीं देंगे। थोड़े अलग हैं, वो वाले नहीं हैं कि एक जनरेशन छोड़ दो, बहुत कुछ कुछ यूट्यूब वगैरह के पे अगर आप देखेंगे पेडिग्री चार्ट्स तो इतने कॉम्प्लेक्स फंडे बताते हैं कि ऐसा लगता है इस कॉम्प्लेक्स फंडे से अच्छा तो हम इतना सोच लेंगे, एक जनरेशन छोड़ दोगे दूसरी जनरेशन में दिखाई देगी, ऐसे सोच लेना वैसे सोच लेना। अरे भैया, इतने कॉम्प्लेक्स फंडों की कोई जरूरत नहीं है जहां बच्चा उल्टा और कंफ्यूज हो जाए चार्ट सॉल्व करने की बजाय। तो लेट्स हैव वेरी स्मॉल फंडास, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडास जो 100% अप्लाई होंगे और बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। आ जाओ, तो लेट्स राइट सम फंडास। देखना कितने प्यार से वो आपकी पेडिग्री चार्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए, सबसे पहला फंडा, ध्यान से सुनिएगा।
अब दिमाग खोल लेना, थोड़ा सा दिमाग खोलोगे तभी चीजें समझ में आएगी, बंद करके बैठोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो मैं चाहती हूं सारे बच्चों की 100% कॉन्सेंट्रेशन यहां हो। अभी 100% कॉन्सेंट्रेशन दिमाग यहां लगा लीजिए, चैट बॉक्स बंद कर दीजिए, यहां सुनिए, दिमाग खोलकर सुनिए, सब समझ में आएगा। चलिए देखिए कितना प्यारा पॉइंट अभी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको मां बाप नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं और उनके बच्चे बीमार आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये डोमिनेंट चार्ट नहीं हो सकता। ना ये ऑटोजोमल डोमिनेंट चार्ट हो सकता है और ना ही ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट हो सकता है। ये किसी भी तरह का डोमिनेंट चार्ट नहीं हो सकता। मैम ऐसा कैसे कह सकते हो आप? अभी बताती हूं। अगर दोनों मां बाप नॉर्मल हैं, इसका मतलब इनके पास डोमिनेंट कॉपी देने को नहीं है। अगर बाप के पास डोमिनेंट कॉपी देने को होती, चाहे वो ऑटोजोमल डोमिनेंट जीन हो चाहे वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन हो, तो वो बीमार होता। अगर मां के पास कॉपी देने को होती, एक भी होती, डोमिनेंट कॉपी तो एक ही बीमार कर सकती है। अगर मां के पास एक भी डोमिनेंट कॉपी देने को होती, चाहे वो ऑटोजोमल क्रोमोसोम पे होती या एक्स क्रोमोसोम पे होती, तो ये बीमार ना होती। अगर ये नॉर्मल बैठी है तो इसका मतलब ना तो इसके पास डोमिनेंट कॉपी देने को है ना इसके पास है, एक भी नहीं है। तो बच्चों में कहां से आ गई बीमारी? कहां से? आसमान से टपक गई? आई बात समझ में? तो दो नॉर्मल पेरेंट्स के अगर आपको बीमार बच्चे दिखाई दे रहे हैं, आंख बंद करके बिना कुछ सोचे समझे आप क्या दो पॉसिबिलिटी रूल आउट कर देंगे? ना ये ऑटोजोमल डोमिनेंट चार्ट हो सकता है, ना ही ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट हो सकता है। बताइए समझ में आया ये पॉइंट या नहीं? आया समझ में? क्योंकि डोमिनेंट बीमारी की हम बात कर रहे हैं, यानी कि डोमिनेंट जीन बीमारी कर रही है और माँ बाप दोनों नॉर्मल बैठे हैं, यानी कि इनके पास डोमिनेंट कॉपी है ही नहीं, एक भी नहीं है। एक भी होते तो बीमार ना होते? बताइए, होते ना? ये वाला फंडा समझ में आया? जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए कि अगर दोनों बाप और मां नॉर्मल हैं और चार्ट में उनके बच्चे बीमार दिख रहे हैं, यानी कि आंख बंद करके बोल दो ना तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट चार्ट हो सकता है, ना ही ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट हो सकता है। ये डोमिनेंट चार्ट हो ही नहीं सकता। तो पहला फंडा, इफ पेरेंट्स आर नॉर्मल, ऐसे फंडे बताऊंगे बिल्कुल जो चार्ट से एकदम बिना पेन पेंसिल लगाए सॉल्व होंगे। इफ पेरेंट्स आर नॉर्मल, अगर पेरेंट्स नॉर्मल हैं और बच्चे बीमार हैं एंड प्रोजेनीज जो हैं वो डिजीज्ड हैं, तो इसका मतलब जो चार्ट है इट कैन नॉट बी, चार्ट कैन नॉट बी डोमिनेंट चार्ट। कैन नॉट बी डोमिनेंट चार्ट। ना तो वो ऑटोजोमल डोमिनेंट हो सकता है, नीदर ऑटोजोमल डोमिनेंट, ना ही वो चार्ट ऑटोजोमल डोमिनेंट होगा, नॉर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ना ही वो चार्ट एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा। बताइए पहला फंडा समझ में आया सारे बच्चों को? कितना सिंपल है। देखते ही दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है, बच्चे बीमार दिख रहे हैं, दो पॉसिबिलिटीज आउट। ना ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता, ना ये ऑटोजोमल डोमिनेंट हो सकता। क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल। चल, अगर ये क्लियर है तो फिर सेकंड फंडा देखते हैं। उम्मीद है सबने लिख लिया होगा ये फंडा। कुछ सेकंड्स दे रही हूं, फटाफट से लिख लीजिए। पेरेंट्स नॉर्मल हैं, बच्चे बीमार दिख रहे हैं, तो पेरेंट डोमिनेंट, तो ये डोमिनेंट चार्ट नहीं हो सकता। चलिए सेकंड फंडा, अगर किसी चार्ट में आपको फादर जो है
वो नॉर्मल दिख रहा है, फादर नॉर्मल है और डॉटर आपको बीमार दिख रही है, तो समझ जाना इट कैन नॉट बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट नहीं हो सकता है। अगर किसी चार्ट में आपको बाप नॉर्मल दिख रहा है, बेटी बीमार दिख रही है, तो एकदम समझ जाना ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव पॉसिबिलिटी आउट। क्यों? देख लो, अगर बेटी बीमार है और बाप नॉर्मल है, रिसेसिव डिसऑर्डर में अगर कोई एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है तो फीमेल कब बीमार होगी? जब एक रिसेसिव कॉपी एक्स क्रोमोसोम पे उसके बाप से आए, एक रिसेसिव कॉपी एक्स क्रोमोसोम से मां से आए, और अगर बाप के पास रिसेसिव कॉपी देने को है तो वो बीमार है। यानी कि बेटी में कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया तभी होगा जब उसका बाप कलर ब्लाइंड होगा या हीमोफिलिक होगा। तो यहां बाप नॉर्मल दिख रहा है और बेटी बीमार, तो यानी कि ये चार्ट एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट नहीं हो सकता। देखते ही समझ में आ गया। तो अगर किसी भी चार्ट में आपको ऐसी कंडीशन दिख रही है कि बाप नॉर्मल है बेटी बीमार है, तो समझ जाओ ये चार्ट एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट नहीं हो सकता है। तीसरी कंडीशन, अगर मदर नॉर्मल है किसी चार्ट में और जो बेटे हैं वो बीमार हैं, तो समझ जाओ इट कैन नॉट बी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट। ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट नहीं हो सकता है। क्यों? हम जानते हैं बेटे में एक्स क्रोमोसोम मां से ही आता है, बाप से नहीं आता। तो अगर ये डोमिनेंट बीमारी है तो बेटे में ये बीमारी तभी आएगी जब मां बीमार हो, क्योंकि बेटे में एक्स क्रोमोसोम मां से ही आता है। तो अगर ये डोमिनेंट बीमारी है तो ये डोमिनेंट तब होगा जब इसके पास डोमिनेंट कॉपी मां से आएगी। लेकिन मां के पास अगर डोमिनेंट कॉपी देने को होती, चाहे ऐसे, तो वो खुद बीमार ना होती। तो अगर मां नॉर्मल है, इसका मतलब उसके पास एक भी डोमिनेंट जीन नहीं है, क्योंकि अगर एक भी डोमिनेंट जीन उसके पास होती तो वो खुद बीमार ना होती। समझो, डोमिनेंट कॉपी तो एक ही बहुत है बीमारी करने के लिए। तो मां के पास डोमिनेंट कॉपी देने को है ही नहीं, तो बेटे के पास कहां से आ गई डोमिनेंट कॉपी? तो एक नॉर्मल मां का बीमार बेटा नहीं हो सकता अगर वो डोमिनेंट बीमारी है। तो बताइए, क्या आपको ये तीनों फंडे समझ में आए? जल्दी बताइए, कितने प्यार से ये तीनों फंडे देखने को मिलेंगे। अगर दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं, बच्चे बीमार दिख रहे हैं, तो एकदम समझ जाओ ये डोमिनेंट चार्ट नहीं हो सकता, ना ऑटोसोमल डोमिनेंट ना एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अगर बाप नॉर्मल है बेटी बीमार है, तो समझ जाओ ये रिसेसिव डिसऑर्डर नहीं हो सकता। और अगर मां नॉर्मल है बेटा बीमार है, तो समझ जाओ ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट नहीं हो सकता। तीनों फंडे। अब देखो, इसे ये नीट में आया हुआ चार्ट है। अब देखो मैं इसे कितने सेकंड, 1-2 सेकंड में तुम्हें सॉल्व करके दिखाऊंगी तुम्हारे सामने। ये नीट में आया हुआ चार्ट है, दिस इज PYQ। कितना बड़ा सा, कितना डरावना सा चार्ट लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है यार इसे सॉल्व करके बताना पड़ेगा, इतना लंबा चार्ट है, हाय डर लग रहा है। अब देखना, घड़ी में स्टॉप वॉच लगा के टाइम देखना। दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं, बच्चे बीमार हैं,
ना तो ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट हो सकता है, ना ही ये ऑटोजोमल डोमिनेंट चार्ट हो सकता है। मैम ने हमें फंडा बताया है कि अगर दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हो, बच्चे बीमार दिख रहे हो, तो वो चार्ट डोमिनेंट नहीं हो सकता, ना एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ना ऑटोजोमल डोमिनेंट। चलिए, फिर यहां पे मुझे नजर आ रहा है कि बाप नॉर्मल है और बेटी बीमार दिख रही है। मुझे यहां पे बाप नॉर्मल दिख रहा है, बेटी बीमार दिख रही है, यानी कि ये चार्ट एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी नहीं है, क्योंकि बाप अगर नॉर्मल है तो बेटी के पास रिसेसिव कॉपी कहां से आई, तो यानी कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट भी नहीं है। क्या ये वाई लिंक्ड चार्ट है? नहीं, क्योंकि इसमें बेटियां भी बीमार हैं, केवल बेटे बेटे बीमार नहीं हैं। आंसर ऑटोजोमल रिसेसिव। आंसर ऑटोजोमल रिसेसिव। बताओ कितनी देर लगी, कितनी देर लगी? अगर बात समझ में आ गई, आया हुआ चार्ट है, कितना लंबा सा था, डरा रहा था, कितनी देर लगी? अब मुझे ये बताओ, ईमानदारी से बताना कि कितने बच्चों को समझ में आ गया है ये, किस तरह सॉल्व करने हैं, किस तरह सोचना है, क्या इसके पीछे का थॉट प्रोसेस है। मैम ने जो फंडे बताए हमें समझ में आए कि नहीं आए? जब हमारे सामने कोई चार्ट आता है, हमें क्या क्या चीजें सोचनी है, कैसे सोचनी है, क्या जीनोटाइप हो सकता है, कितने बच्चों को ये समझ में आ गया है, किस तरह फंडे लगाने हैं? अगर आपको समझ में आ गया है, फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बताओ बेटा, जल्दी से। क्लियर है? बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। अब आपको पेडिग्री चार्ट से डर नहीं लगेगा। यू विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ पेडिग्री चार्ट। एक और दूं, एक चार्ट और देती हूं, चलो तुम्हें एक चार्ट करके दिखाओ। अब ये तुम सॉल्व करके दिखाओगे, ठीक है? बताओ, पोल जनरेट कर लेते हैं इसमें। चलिए सोचिए, मैं पोल जनरेट कर रही हूं, आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूं, ये आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? अरे रब्बा। डोर कोई खींचे नहीं, बीच से काटे ना, यहाँ वहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ, आजा सांझ हुई।
मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना, आज सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र। चलिए, पोल स्टॉप हो गया है, देखते हैं कितने बच्चों ने क्या आंसर दिया है। दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं, दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं, बच्चे बीमार दिख रहे हैं, तो ये डोमिनेंट चार्ट नहीं हो सकता है, ना ऑटोजोमल डोमिनेंट और ना ही एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अब मुझे चेक करना है ऑटोजोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड, ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं नीट में। अब मुझे चेक करना है क्या ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे यहां बेटी बीमार नजर आ रही है और पिता नॉर्मल नजर आ रहा है। तो एक नॉर्मल बाप की बीमार बेटी रिसेसिव डिसऑर्डर में नहीं हो सकती है, तो इसका आंसर होगा सी। बताइए कितनी देर लगी? ये भी आया हुआ चार्ट है नीट में। ये चार्ट नीट में आया हुआ है, कितनी देर लगी बताओ, कितने सेकंड्स लगे? नहीं लगा ना टाइम। और ये बता दूं, ये जो शादी है ये बाहर की शादी है, ये जो लड़का है ये इन दोनों का बेटा नहीं है, क्योंकि ये इस लाइन से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये बाहर की शादी है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है नीट में। कितनी देर लगी बताओ? कुछ सेकंड्स। अब तो नहीं लगेगा चार्ट से डर। पोल का रिजल्ट देखते हैं, कितने बच्चों ने इसका आंसर ऑटोसोमल रिसेसिव दिया है। वाओ, नाइस, इसका मतलब मेरी मेहनत वसूल हो गई। 82% बच्चों ने इसका आंसर ऑटोसोमल रिसेसिव दिया है। राज, श्रुति, बरकत, सिद्धि, कुणाल, प्रकृति, राम, विकास, कृष्णकांत एंड पल्लवी, वेरी गुड बेटा। चलिए, इसी के साथ एक और चार्ट करते हैं। ये 2015 में आया हुआ चार्ट है, ये ईयर 2015 में आया हुआ चार्ट है। पहले मुश्किल आता था पेपर, इसलिए पुराने क्वेश्चंस दे रही हूं। क्या बताऊं तुम्हें माँ, कैसा कैसा हुए है जिया, डोर कोई खींचे नहीं, बीच से काटे ना, अरे यहाँ वहाँ ढूंढा तुझे, हो गई है अब तेरी माँ, आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना, ला 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 आ जाना। और बेटा सिर्फ पहली जनरेशन देखकर खुश नहीं होना है। मैं एक बार बता दूं आपको, कई बच्चे सिर्फ पहली जनरेशन को देखकर उछल के गलत जवाब दे देते हैं। आपको कई बार पूरा चार्ट में पॉसिबिलिटी देखनी पड़ती है, बिल्कुल एंड तक आपको चीजों को देखना पड़ता है। सिर्फ पहली या दूसरी जनरेशन में काम नहीं चलता, तो एंड तक भी चीजें देखनी पड़ती हैं। चलिए बताइए फटाफट से, मैं पोल जनरेट कर रही हूं आपके लिए। इसके लिए मैं आपको 45 सेकेंड्स दे रही हूं, आपका समय शुरू होता है अब। 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है।
सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर जवाब दीजिए। चलिए आ जाइए, देखते हैं कि हमारे फंडे यहां चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। पहला ऑप्शन मुझे दे रखा है, पहला देखो, पहले एक्स लिंक्ड डोमिनेंट वाला फंडा देख लेती हूँ। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में ये देखो, ये इनकी बेटी नहीं है, ये बाहर से शादी हुई है, ये भी इनकी बेटी नहीं है, तो इनके बच्चे कौन कौन से, ये भी इनका बेटा नहीं है, तो जो ग्रीन वाले हैं वो इन दोनों के बच्चे हैं। तो ये देखिए, ये जो बेटा है ये बीमार है और मां नॉर्मल है, यानी कि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट नहीं हो सकता, है ना। बेटा कैसे बीमार हो गया, मां के पास डोमिनेंट जीन देने को है ही नहीं। अगर मैं इसे डोमिनेंट डिसऑर्डर मान के चलूं तो मां के पास डोमिनेंट जीन देने को है ही नहीं। तो याद है ना, अगर मां नॉर्मल है और बेटा बीमार है तो वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट नहीं हो सकता, तो ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट नहीं हो सकता। अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव की कंडीशन देखते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या मुझे कोई कंडीशन नजर आ रही है? चलिए देखते हैं इसको। एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाला फंडा यहां डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। हम्म, चलिए कोई बात नहीं, यहां पे हम फटाफट से इसे एक बार करके देख लेते हैं, क्योंकि कई बार डायरेक्ट फंडे अप्लाई नहीं भी होते हैं बेटा। एक डायरेक्ट फंडा अप्लाई हो गया है, एक डायरेक्ट फंडा अप्लाई हो गया है, कोई बात नहीं, कई बार नहीं भी होते, हमें थोड़ा सॉल्व भी करना पड़ता है। आ जाओ फटाक से सॉल्व, इसमें 2 मिनट लेंगी। अगर मैं इसे एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर मान रही हूं तो ये मुझे बीमार दिख रही है, यानी कि एक्स स्मॉल ए वाली बीमार होगी, तभी बीमार हो सकती है। ये नॉर्मल है, यानी कि ये ऐसा नॉर्मल होगा। अब ये जो इनकी बेटी है, ये ऑब्वियसली कैसी है, बेटी कैरियर है। बेटी यहां पे हमें कैरियर नजर आ रही है, तो इसमें एक एक्स क्रोमोसोम कहां से आएगा, पिता से और एक मां से, तो ये कैरियर ही नॉर्मल होगी, ठीक है। और ये बेटा आपको कैसा दिखाई दे रहा है, बेटा आपको नॉर्मल, अच्छा हो तो गया, यहां देखो यही पॉसिबिलिटी रूल आउट हो गई, बेटा नॉर्मल दिखाई दे रहा है। बेटे में तो एक्स क्रोमोसोम हमेशा मां से आएगा, बेटे में एक्स क्रोमोसोम हमेशा मां से आएगा, तो मां के पास तो स्मॉल कॉपी ही है देने को, तो यानी कि एक बीमार मां का बेटा हमेशा बीमार होगा। एक कैरियर, अगर मां कैरियर है, अगर सपोज कलर ब्लाइंडनेस की मैं बात कर रही हूं या हीमोफीलिया की मैं बात कर रही हूं, तो मां अगर कैरियर है तो 50% चांसेस है कि बेटा बीमार हो सकता है, 50% चांसेस है कि बेटा बीमार ना हो। लेकिन अगर मां बीमार है तो उसके पास केवल रिसेसिव जीन है देने को, और बेटा 100% बीमार होगा। समझ में आ रही है? तो अगर मां बीमार है और बेटा नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर भी नहीं है। तो यहां पे आप एक और फंडा ऐड कर सकते हैं, बड़ा प्यारा फंडा हमारे सामने आया है, एक और बड़ा प्यारा फंडा हमारे सामने आया है कि अगर मदर डिजीज्ड है, देखो एक और फंडा मिल गया, और 100% आजमाया हुआ फंडा है। अगर मदर बीमार है और जो सन है वो नॉर्मल है, तो कैन नॉट बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, कैन नॉट बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। एक और फंडा मिल गया, देखो कितना कमाल का। अगर मां बीमार है तो उसका मतलब उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव कॉपी है, यानी कि वो हमेशा बेटे को रिसेसिव कॉपी देगी, यानी कि हमेशा बेटा बीमार होगा ही होगा। लेकिन अगर मां बीमार दिख रही है और बेटा नॉर्मल है, तो इसका मतलब वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट नहीं हो सकता। एक और फंडा मिल गया। चलिए ठीक है मैम, यहां पे ऐड कर लेना बेटा ये। चलिए ये समझ आया मैम। अब फिर हमें ऑटोजोमल डोमिनेंट और ऑटोजोमल रिसेसिव में से देखना है कि ये कौन सा हो सकता है। अगर मैं इसे ऑटोजोमल डोमिनेंट चार्ट मानूं, चलिए देखते हैं, अगर मैं इसे ऑटोजोमल डोमिनेंट चार्ट मानूं तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है।
नहीं हो सकती। क्यों? यहां पर पॉसिबिलिटी रूल आउट हो गई है। यहां देखो, दोनों पेरेंट्स नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं और जो बच्चा है वो बीमार दिखाई दे रहा है, यानी कि डोमिनेंट चार्ट हो ही नहीं सकता। देखो, सारे फंडे अप्लाई होते हैं, सारे फंडे अप्लाई होते हैं, जो कुछ सारे फंडे मैंने तुम्हें बताए सारे अप्लाई होते हैं। देख लो यहां पर बेटा, देख लो कि अगर दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं और बच्चा बीमार है, यानी कि वो जो है डोमिनेंट चार्ट हो ही नहीं सकता। ना वो ऑटोसोमल डोमिनेंट चार्ट हो सकता, ना वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट हो सकता। ये फंडा हमारा यहां अप्लाई हो रहा है, पहली जनरेशन में अप्लाई नहीं हुआ, ये हमें दूसरी जनरेशन में ये फंडा अप्लाई देखने को मिल रहा है कि अगर पेरेंट्स नॉर्मल हैं, बच्चा बीमार दिख रहा है, तो ये डोमिनेंट चार्ट हो ही नहीं सकता, ना ऑटोसोमल ना एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो आंसर हमारा क्या बन गया? आंसर हमारा बन गया ऑटोसोमल रिसेसिव। बताइए, तो यहां पे मैं आपको यह समझाना चाह रही हूं कि हमें टिल एंड तक देखना है चार्ट को, सिर्फ पहली ही जनरेशन में हताश नहीं हो जाना। मैम ने जो आपको फंडे बताए हैं वो जरूरी नहीं है कि पहली जनरेशन में ही दिख जाए या सेकंड में ही दिख जाए, क्या पता आपको तीसरी जनरेशन तक उन फंडों को ढूंढना पड़े। तो चार्ट को हमें एंड तक देखना है। बताइए, बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी बोलिए। एक और क्लास है। अब कौन सी क्लास है बेटा आपकी? एक और क्लास है, 8 बजे के बाद एक और क्लास है क्या? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, क्लास है? अच्छा चलो ठीक है, एंड करते हैं फिर। चलिए, तो पेडिग्री चार्ट भी हो गए हैं हमारे। अब यहां एक तरह का, अच्छा ठीक है बेटा, चलिए। तो यहां पे मैं आपको एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, वो मैं कल की क्लास में बता दूंगी आपको। चलिए इसको यहीं एंड कर लेते हैं हम आज। तो अभी देखो, सारे बच्चे एक चीज सुन के जाओ कि कल की क्लास में मैं इस चैप्टर के कुछ पीवाईक्यूज कराऊंगी। तो लगभग आधा घंटा क्लास में हम पीवाईक्यूज करेंगे और बाकी का जो टाइम है उसमें हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में। एक टाइप का क्वेश्चन और यहां से आता है जीनोटाइप प्रिडिक्ट करने के लिए पेडिग्री चार्ट की हेल्प से। वो एक टाइप का क्वेश्चन, पीवाईक्यूज और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम कल की क्लास में करेंगे, प्लस वील स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, चलिए बाय, टाटा, गुड नाइट, अटेंड योर केमिस्ट्री क्लास।